जय हिंद। आवाज वगैरह मिल पा रही है ना? मिल पा रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आज की इस क्लास को बेहतर सेशन आपका होने वाला है। हाँ भैया, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही आपका एमपी क्वेश्चन है। कह रहे कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं आपकी हुई थी। तो ये जब घटनाएं हैं तो आपको याद रखना है कि लाला लाजपत राय का निधन हुआ था 28 में, मतलब 2928 में। 1928 में इनका क्या हुआ, निधन हो गया। चौरा कांड हुआ था 1922 में। कब हुई थी? 1922 में, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में, 1919 में। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। कोई ऑप्शन मिला है क्या अभी को? अभी तक यहाँ पर कोई ऑप्शन मिल गया है क्या? देखिए ऑप्शन आपका मिल गया है कौन सी, नंबर 4 3 2 1 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। रट्टा मार लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। दूसरे का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? टाइगर दिवस जिसे बोलते हैं बाघ दिवस, है ना। और बाघ दिवस है तो आप कहेंगे सर ये करंट अफेयर में हमने आपको पढ़ाया जुलाई महीना में। याद रखिएगा आपका जो आंसर आ गया है, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, 29 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इस दिवस को मनाए जाने का कारण है कि बाघों का संरक्षण करना, है ना, उनके प्रति जागरूकता लाना, उन पर शिकार नहीं करना है उनको। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं? चलिए, हरित क्रांति के जनक के रूप में हमेशा क्वेश्चन बना है और बनता रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब करंट अफेयर में बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि जो आपके बीच यहाँ पर एमएस स्वामीनाथन है, अब नहीं रहे हैं, 2023 में इनका निधन हो गया है, तो इसलिए अब तो क्वेश्चन इनका आना ही आना है, याद रखिएगा, है ना। तो इसलिए आंसर आपको ये नंबर है राइट कर लेना है दोस्तों। 66-67 की बात है, कब? 1966-67 की बात है भैया, याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति, गेहूं के उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई थी। यहाँ पर आंसर है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति दिया है, विश्व में नहीं दिया है। अगर विश्व में होता तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाता। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी और उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। मतलब देखा जाए जब ब्रिटिश लोग आए थे, है ना, उसके पहले ब्रिटिश लोगों के आने से पहले भारत की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, वो स्वतंत्र थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो आप कहेंगे सर इस समय भैया कृषि भी था, हस्तशिल्प था, निर्माण था, लेकिन पर्यटन चीजें नहीं थी। क्या पर्यटन चीजें नहीं थी दोस्तों? याद रखिए, पर्यटन चीजें तभी हुई जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए। पर्यटन का विकास ही नहीं हुआ था उस समय, है ना, ऐसी चीजें नहीं बनी थी, इसलिए क्या पर्यटन होगा। अगला दिया गया है कि कौन सा कर समाज की गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बन जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा, है ना, कौन सा कर समाज की गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बन जाता है। दोस्तों ये होता है कौन? ये होता है अप्रत्यक्ष कर। क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। जो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और उनके क्रय विक्रय पर लगाए जाने वाले एक प्रकार की स्थानांतरित कर को कहा जाता है। कौन सा? यहाँ पर 6 नंबर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि दांतों के, क्या दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? आप लोग गरीब हैं, सभी लोग, हमें मालूम है आप सभी लोग गरीब हैं, है ना। आप सभी लोग गरीब हैं, हमें मालूम है, इसीलिए आपको क्लास यूट्यूब में फ्री क्लास देते हैं, कोई पेड कोर्स नहीं देते हैं कि भाई पेड जो आपको पढ़ा रहे हैं आप लोग चाहते हैं ना एक साथ मिल जाते, इसलिए आपके हो गई हैं। बाकी यहाँ पर आपको क्लास तो दे रहे हैं, जबरदस्त क्लास दे रहे हैं। देखिए दांतों के जो डॉक्टर होते हैं किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? हमने कहा सर जी 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो चीज छोटी जैसे दिखती है ना, मतलब वो बड़ी दिखने लगती है। जैसे आपने अपना चेहरा देखा होगा, देखा है कपड़ा धोते समय फुलक्का फूल जाता है और अपना चेहरा देखो तो बड़ा दिखता है ना। तो वैसे याद रखिए अवतल दर्पण में जब डॉक्टर होते हैं ना, दांत के डॉक्टर, तो कोई चीज को बड़ा करने के हिसाब से, है ना, उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला दिया गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया है? हमने आपको अनुच्छेद का एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप लोगों में से कितने लोग जो देखे नहीं है, याद रखिएगा अनुच्छेद वाला हमने वीडियो प्रोवाइड करा दिया, जितने अनुच्छेद बता दिया है उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हृदय और आत्मा, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार यहाँ पर अनुच्छेद 32 जिसका भी ऑप्शन है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बातें कम करिए। ठीक है ना। चलिए, विश्व का द्वीप इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन 8 दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो आपका दिया है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए भाई, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है?
तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 8 नंबर की बात करते हैं तो 8 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपका ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ग्रीनलैंड जो आपका है दोस्तों, याद रखिएगा ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से कौन सा भाग या कौन सा अंग जो होता है प्रभावित होता है। टाइफाइड आप लोग जानते होंगे है ना, टाइफाइड में क्या होता है भैया, बड़ी दिक्कतें होती हैं, पलटे वगैरह भी होते हैं। और यहाँ पर याद रखिए आंतों की समस्या होती है। टाइफाइड को बोलते हैं मियादी बुखार, मियादी बुखार जो कि जीवाणु के कारण आपका होता है। ये रोग आंतों को प्रभावित कर देता है ना। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आपके इम्यून सिस्टम को भी कमजोर बना देता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। अगर यहाँ से अगर कोई भी किरण आप डालते हैं तो सबसे ज्यादा जो विचलन होगा वो बैंगनी रंग का होगा, बैंगनी रंग का। देखिए लाल वाला तो यही हो गया, लेकिन बैंगनी रंग वाला यहाँ पर विबजूर के हिसाब से यहाँ पर आ जाता है। तो ये विचलन आपका होता है किसमें, तो आपका बैंगनी रंग, क्योंकि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सभी का जवाब बिल्कुल सही आ गया है। और सबसे कम पूछे तो आपको बताना है लाल रंग, सबसे कम पूछे तो बताना है लाल रंग। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वेलकम है भैया, वेलकम है। यहाँ पर दिया है कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। पॉइंट आपका दिया गया है, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिए यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जो आपकी जल संधि है वो आपकी कौन सी है। तो दोस्तों ये है आपकी जिब्राल्टर जल संधि। क्या है, जिब्राल्टर जल संधि है ना। स्पेन और मोरक्को के मध्य आपकी स्थित है। देखा जाए जो आपका भूमध्य सागर है और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन मैंने आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, 12 नंबर जवाब देना है। हमने कहा 12 की अगर बात कर लेते हैं तो पश्चिमी तट आपको पहले होना चाहिए कि भाई पश्चिम कहाँ है, आप कहेंगे ये पश्चिमी तट आपका है। अब यहाँ पर देखा जाए तो भैया कोच्चि भी आपका है, मार्मगोवा है, नहावा सेवा है, पारादीप तो भैया आपकी उड़ीसा में है। कहाँ पर, उड़ीसा में, ये आपका पूर्वी है। तो आप कहेंगे पारादीप बंदरगाह ये पश्चिमी नहीं है, ये पूर्वी में आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर क्या कह रहा है इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए विशेष, क्या दिया है, कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ये जो प्रावधान आपका है वो किसमें है। यहाँ पर बताइए आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए विशेष बहुमत की जरूरत होती है जब मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की बात आती है। क्या होता है, जब मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की बात आती है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है ना। हमने बताया था कि संविधान जो संशोधन है, संविधान संशोधन 368 होता है। क्या, संविधान संशोधन 368 में विशेष बहुमत से तात्पर्य होता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या या बहुमत उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हो जाए तो बस ये आपका बहुमत पारित हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जितने हो तो उनमें से 2/3 लोग अगर पारित कर देते हैं तो ये विशेष बहुमत के माध्यम से हो जाता है। अगला दिया गया है, कह रहा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। लोकसभा का सदस्य बनना है कितने लोगों को बनना है। लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो याद रखिएगा कि आपको उम्र होना चाहिए, क्या, यहाँ पर 25 साल होना चाहिए। और 25 साल हो जाएंगे तो आप मोदी जी वाला वोट लड़ सकते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय मानक समय जो निर्धारित होता है ये कहाँ से निर्धारित होता है। भारतीय मानक समय दिया गया है। हमने कहा जब भारतीय मानक समय है ये 82.5 पूर्वी देशांतर है। देखा जाए तो 82.5 पूर्वी देशांतर जो जाती है ये आपके मिर्जापुर से, लगभग आप कहेंगे नैनी या मिर्जापुर कह सकते हैं, वहां से जाती है। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि भैया ये जो जाती है भारत में से, ये जो भारत में से जाती है कौन कौन राज्यों से जाती है, कितने राज्यों से जाती है। हमने कहा 82.5 जो आपकी जाती है कुछ इस प्रकार से जाती है ना। जिसमें से आपका सबसे पहले आपका यूपी आ जाता है, उत्तर प्रदेश, फिर आपके नीचे एमपी आ जाता है। एमपी के बाद क्या आता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये 5 राज्यों से होकर जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है, समझ गए होंगे। आगे बढ़िएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका हमेशा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये नैनीताल जिले में आपका स्थित है। आप कहेंगे सर आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों जो नैनीताल आपका है वहां पर है। स्थापना पूछे कि सर इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, तब इसको हेली पार्क के नाम से जानते थे। क्या, हेली नेशनल पार्क के रूप में जानते थे, ठीक है ना। लेकिन अब तो इसको किस नाम से, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। चलिए
शायद अब नाम चेंज भी हो गया है, बिल्कुल सही, अब नाम शायद रामगंगा हो गया है ना, यहाँ से रामगंगा नदी निकली है ना, इसलिए। देखो दिया गया है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तुलबुल परियोजना। दोस्तों तुलबुल परियोजना है आपकी किसमें, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है, और है किस पर, तो आपकी झेलम नदी पर है। झेलम नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, झेलम हो जाएगा। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य इनमें से कौन सा है। सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो कौन सा राज्य पढ़ा लिखा है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए केरल है ना, केरल आपका है, केरल जो कि आपका 94% है, कितना 94% लगभग आपके पढ़े लिखे हैं। फिर इसके बाद मिजोरम आता है 91% लगभग, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, ऐसे आते हैं। अगला दिया है कि वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। दोस्तों चिपको आंदोलन चलाया गया था। ये चिपको आंदोलन क्या था कि भैया यहाँ पर जो पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, तो वहां की जो औरतें थी वो पेड़ में चिपक जा रही थी और कह रही थी पेड़ों को ना काटिए, तो इस प्रकार से इसका नाम दिया गया चिपको आंदोलन, है ना। ये बात है कब, तो आपको ले चलते हैं कब, 1973 की साइड में। तो याद रखिए 1973 में ये आपके थे, और इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन में मेन आपके थे दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारी जल निम्नलिखित में से क्या है। भारी जल क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि सर जी जो भारी जल होता है वो होता क्या है। चलिए, क्या उठाने में भारी लगता है या बोलने में भारी लगता है। आप कहेंगे सर 20 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, अर्थात इसे बोलते हैं D2O। क्या बोलते हैं, D2O कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, क्वेश्चन पूछेगा भारी जल का प्रयोग जो होता है वो किस में होता है। भारी जल का उपयोग होता है किसमें, तो आप कहेंगे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध के नाम से जानते थे वो किसे जानते थे। यहाँ पर देखिए ये जो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र था, गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था ये था मगध नाम से जाना जाता था। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। बताइएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, और देखिए आप सभी का जवाब भी यहाँ पर आ चुका है। हमने कहा 22 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर ये है आपकी शारदा नहर। शारदा नहर दोस्तों याद रखिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ये जो आपकी है कहाँ से आती है, तो उत्तर प्रदेश और आपकी नेपाल की सीमा पर स्थित है एक बनवासा नामक स्थान, बनवासा नामक स्थान से शारदा नदी निकली आपकी है। ठीक है। और ये आपके देखा पीलीभीत, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ जिलों से ये सिंचती है, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। हमने अनुच्छेद का वीडियो बना दिया है, हमने हिस्ट्री का वीडियो बना दिया है, और हमने यहाँ पर स्टैटिक जीके का वीडियो बना दिया है। और इन 3 वीडियो में से आप जितने मॉडल पेपर लगाए होंगे, अगर अनुच्छेद से आता है तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आपका हमने पढ़ा दिया उसी में लगभग लगभग आपको मिल जाता है, स्टैटिक जीके भी मिल जाता है। तो जो हमने रामबाण क्लास दिया है आपकी गागर में सागर वाली प्लेलिस्ट बनी है, हिस्ट्री की दे दिया है, स्टैटिक जीके की और अनुच्छेद की, उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया है, और ये जो आपका है कौन, अनुच्छेद जो आपका 17 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अनुच्छेद 19 क्या है, स्वतंत्रता से संबंधित आपके स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत दिया गया है। और अनुच्छेद 16 में क्या क्या है, समान, यहाँ पर जो सरकारी नौकरियों में समान आपको यहाँ पर होगा, चाहे वो औरत महिला हो या आपके पुरुष हो। अगला दिया गया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य कला से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य कला से संबंधित है। हमने कहा यामिनी कृष्णमूर्ति जो आपके हैं वो भारतनाट्यम से हैं, भारतनाट्यम से। अब ये बताइए आप लोग कि ये भारतनाट्यम जो आपका है कहाँ का है। चलिए बताइएगा, जो भारतनाट्यम है, ये भारत जो नाट्यम है ये कहाँ का है, किस राज्य का है, ये बताइएगा। चलिए बताइएगा जल्दी से 24 नंबर में। तो आप कहेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम, ये तो आपका हो गया है। ये आपका संबंधित कहाँ से है, तमिलनाडु से हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्या, कह रहा है मानव इतिहास में, क्या है, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है। सबसे लंबा युग इनमें से कौन सा है, ये बताइएगा। आप कहेंगे देखा जाए तो ये युग आपको जो चलता है ये पूरा पाषाण काल आपका है, पूरा पाषाण काल है, ये बिल्कुल लंबा युग है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि लोग क्या थे, लोगों को कुछ ज्ञान ही नहीं रहता था, है ना। यहाँ पर कुछ ज्ञान नहीं था, काफी समय तक चला था, बाद में धीरे धीरे आग का ज्ञान हुआ। जीविकोपार्जन के लिए शिकार करते थे, खाद्य संग्रह निर्भर करते थे, खेती तो करते नहीं थे, जानते ही नहीं थे, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय में से कौन थे। हमने नोबेल पुरस्कार वाला हमने बताया था स्टैटिक जीके में, क्वेश्चन आपको मिला भी है। 26 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, तो हमने कहा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर।
और रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों याद रखिए नोबेल पुरस्कार जो मिला था ये आपको कब मिला था, 1913 में मिला था। याद रखिए एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके मिला था, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए दोस्तों याद रखिए गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में। क्लियर हो गया साहित्य के क्षेत्र में। अगला है पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पृथ्वी के क्रस्ट में दिया है तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर एक पृथ्वी बना दिया तो इसका मतलब है ऊपरी भाग जो पपड़ी दी आपकी पपड़ी क्रस्ट हो गया तो इसमें आपकी पाई जाएगी कौन, आपकी पाई जाएगी ऑक्सीजन। सिलिकॉन नहीं है भैया, यहाँ पर आपका बनेगा ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है। अगर यहाँ पर पूछ लेता कौन सा, यहाँ पर अगर पृथ्वी के अंदर यहाँ पर इसके नीचे अगर होता तो फिर आपके एल्युमिनियम होता। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो ऑप्शन आपका दिया है बी नंबर आपका यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। देखा जाए पृथ्वी के ऊपरी जो भाग होता है उसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या, पृथ्वी की ऊपरी वाली जो भाग होता है उसे भू प्रॉपर्टी कहते हैं या इंग्लिश में से क्रस्ट कहते हैं। सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन होता है, फिर तीसरे स्थान में आपका एल्युमिनियम होता है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन और तीसरा आपका एल्युमिनियम। ठीक है ना, बन गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। ये बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम बताइए और आप लोग अपने अपने बचपन का नाम बताइए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, अपना नाम बताइए और बचपन में बताइएगा महात्मा बुद्ध का भी। आप कहेंगे सर 28 नंबर की बात करते तो इनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है। अगर पूछे इनका जन्म हुआ था कब हुआ था तो हमने कहा इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था और कहाँ हुआ था, आपकी लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा, है ना। और महापरिनिर्वाण इनको हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है 29 नंबर देना है। हमने कहा पश्चिमी घाट है क्या, तो भैया ये हमने बना दिया क्या, प्रायद्वीपीय भारत। और ये वाला जो आपका तट इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट और ये वाला जो तट आपका है पूर्वी तट आपका हो जाएगा ना, पूर्वी घाट हो जाएगा। तो जो पश्चिमी घाट आपका है दोस्तों इसे बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं, सह्याद्री। ये हिमालय का भाग नहीं है लेकिन ये जो पूर्वी घाट वाला है ये हिमालय का ही भाग है कहीं ना कहीं, इसे हिमाद्री के नाम से बोलते हैं। इसे बोलते हैं हिमाद्री, जो आपका है पूर्वी घाट इसे हिमाद्री कहते हैं। और यहाँ से जो आपका जो है टोटल हिमालय ही पर्वत आपका है, जो अंडमान निकोबार है कहीं ना कहीं ये सब हिस्सा आपका हिमालय का ही, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला दिया गया है मानव शरीर में हड्डी होती हैं। मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं। आप कहेंगे सर मानव शरीर में हड्डियां होती हैं 206। कितनी होती हैं, 206 होती हैं। आपका जो जवाब बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, हमने एक क्वेश्चन पूछा कि सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी हड्डी क्या है। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी। फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, आप कहेंगे सर जांघ में पाई जाती है। ठीक है ना। और सबसे छोटी हड्डी पूछे तो आप कहेंगे सर स्टेपीज होती है। क्या होती है, स्टेपीज हड्डी होती है जो कि आपके कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए 31 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। क्या होता है, घेंघा रोग होता है। मतलब इस रोग में क्या होती है, थायराइड जो ग्रंथि होती है उसके आकार में वृद्धि हो जाती है गले में, है ना। गले में देखे होंगे किसी किसी के थायराइड जांच भी कराई जाती है तो गले में थोड़ा सा निकल आती है, एक प्रकार से हड्डी बढ़ जाती है, वो होती है क्या, आयोडीन की कमी से होता है। तो आपका आंसर हो जाए आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व मानव अधिकार दिवस का मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया है। स्टैटिक जीके में मानव अधिकार हमने पढ़ा भी दिया था, तो आप स्टैटिक जीके वाला मास्टर वीडियो देख लीजिएगा। कह रहा है विश्व मानव अधिकार दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं। 32 को ऑप्शन बनेगा 10 दिसंबर को। बहुत बार पूछा गया है, स्टार वाला क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है ना। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगर हम आपसे पूछे 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं तो आप कहेंगे विश्व एड्स दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 1 दिसंबर को। और 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री भी हो जाएंगे। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। चलिए जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। हमने कहा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये हो जाएगा NH44। पहले था NH7, है ना, लेकिन अब जो आपका है वो NH44 है। याद रखिए, अपडेट क्वेश्चन यहाँ पर रख लिया है। श्रीनगर से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी तक ये जाता है। आपका आंसर हो जाए आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चरकुरा लोकरथ। अच्छा, इसके पहले ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आपका जो हाईवे है वो कौन सा है उत्तर प्रदेश का।
तो आपका हो जाएगा NH19, है ना। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा है वो आपका कौन है, NH19 हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया है चरकुला लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला पूछा गया है, और चरकुला की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाए आपका ब्रजभूमि में। चरकुला में क्या होता है, एक पहिया होता है ना, और ये पहिया में क्या होता है, दीपक लगे होते हैं, दीपक होते हैं, और इसी दीपक ये वो अपने सर पे रखते हैं, है ना। तो याद रखिए ये आपका ब्रजभूमि में होता है चरकुला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाँ यहाँ पर दिया गया है कि यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी। मतलब जो रजिया सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा होगा कि पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, है ना। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो शब्द लिखा है वो लिखा था आपके मिनहाज उल उस सिराज ने लिखा। उसने कहा है कि जो रजिया है अपने भाइयों में से कहीं योग्य आपकी थी और सक्षम भी थे, इसलिए इसे गद्दी में बैठाया भी गया था, है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। याकूब नाम का एक आदमी था, याकूब नाम का एक आदमी था, और ये प्यार के चक्कर में पड़ गई, फिर उससे क्या हुआ, शादी हुई, और इसके बाद कैथल के पास इसकी मृत्यु भी आपकी हो गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा में अधिकतम जो आपके हैं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो आपके हैं कितने हैं। हमने कहा 36 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अधिकतम सदस्य 250, क्या हो जाएगा 250, इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। अब इनमें से पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल में, तो भैया राज्यसभा जो आती है कौन से, तो आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर आपके 80 में आती है जो आपकी राज्यसभा होती है। सांसद जो होती है वो 79 में होता है। लोकसभा जो आपका होता है 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जब ये दिया है तो हमने कहा कि 250 जो होते हैं वो कैसे, तो आपके 250 में से 238 जो 38 होते हैं वो राज्यों से, 12 जो होते हैं मनोनीत होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ताशकंद समझौता कहां पर हुआ था। ताशकंद का जो समझौता है ये कहां पर हुआ था ये बताना है। हमने कहा ताशकंद समझौता जो 37 नंबर है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, है ना। और इस समझौते में पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, अपने विवादों का समाधान शांति ढंगपूर से करेगा, ये यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए जो 37 नंबर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सोवियत संघ जो कि आपके उज्बेकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, क्या यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1966 में। कब हुआ था, 1966 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जीएसटी किस प्रकार की एक प्रणाली है। जीएसटी जो आपकी किस प्रकार की कर प्रणाली है। हमने कहा जीएसटी जो आपकी एक अप्रत्यक्ष कर आपका है, क्या है, अप्रत्यक्ष कर आपका है। और अगर आपसे पूछे कि जीएसटी भारत में कब शुरू हुई थी, बता सकते हैं जीएसटी भारत में जब हुई वो कब हुई थी, ये आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था ये बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से कि जीएसटी कब आपकी लागू हुई थी, जल्दी से बताइए आप लोग, तब तक हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, औलाद किस भाषा का शब्द है। औलाद किस भाषा का शब्द है, क्वेश्चन आपका 39 आ गया है। और अगर पूछे औलाद तो आप कहेंगे सर औ से औलाद और आ से अरबी, ये तो याद रखिए इसका जो आंसर है ये ए नंबर हो जाएगा। औलाद शब्द जो आपका है अरबी भाषा का है। हमने अरबी जो आपकी देशज विदेशज भाषाएं हैं इसको हिंदी में हमने करवाया है। देखिए औलाद जो आपका है ये अरबी भाषा से है। जवाब देखिए आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अति धन उक्ति शब्दी संधों का, यहाँ पर दिया अति धन उक्ति शब्दों की संधि करने पर जो शब्द बनेगा इनमें से क्या बनेगा। हमने कहा अगर इसको तोड़ देते हैं जोड़ देते हैं तो बनेगा अति धन युक्त अर्थात अत्युक्त हो जाएगा। जब भी कभी संधि पढ़ें और संधि में जब क्या मिले, या मिले या वा मिले, इसमें से कभी आधा अक्षर मिले चाहे वो ता हो चाहे या हो चाहे वाह हो, और जब भी कभी आधा अक्षर मिले तो समझिए वो यण संधि है। क्या यण संधि है, याद रखिए इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है, जो कि आप सभी का जवाब सही आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। परशुराम का पर्यायवाची नहीं 41 नंबर में। देखिए परशुराम का पर्यायवाची भार्गव होता है, भृगुनंदन भी कहते हैं, रेणुका तनय भी कहते हैं, लेकिन शिवप्रिय नहीं कहा जाता है, ठीक है, शिवप्रिय नहीं कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्पुरुष समास का है। तत्पुरुष समास आपसे पूछा गया है और तत्पुरुष समास में यहाँ पर 42 नंबर में पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहे नवरात्र तो होगा नहीं, यहाँ पर अनुद्युति दिया है, अनुशब्द नहीं होगा, आप कहेंगे पदगत, पदगत पद को आगत, है ना, यहाँ पद को गया हुआ। इसमें जो आपकी है द्वितीय तत्पुरुष समास अर्थात कर्म तत्पुरुष आपका है, क्या है तत्पुरुष समास, क्योंकि पदगत मतलब पद को गया हुआ, पद को गया हुआ। अगला दिया गया है खटोला में कौन सा प्रत्यय है। खटोला में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर खट शब्द तो निकाल लीजिए, ओ की मात्रा होगा तो ओला हो जाएगा, और ओला है तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, खटोला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है सर्वनाम का प्रकार नहीं है।
अब आपको पता होना चाहिए कि सर जी सर्वनाम जो आपके हैं, सर्वनामों में देखा जाए तो पुरुषवाचक है, निजवाचक आपका है, प्रश्नवाचक है, लेकिन गुणवाचक नहीं होता है। गुणवाचक क्या होता है? विशेषण होता है ना। गुणवाचक जो होता है ये विशेषण का प्रकार होता है। आपका आंसर हो जाए आपका डी नंबर। अगला है विभाषा किसे कहते हैं? बड़े दिनों बाद थ्योरी आई है। देखिए विभाषा जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है? देखिए 45 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे विभाषा जो होता है ना, कह रहा है हिंदी के क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, क्या दिया है? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। जैसे क्या है? जैसे ब्रजभाषा हो गई, जैसे अवधी भाषा हो गई, ब्रजभाषा हो गई, ये आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर गद्यांश। गद्यांश विज्ञान के बारे में है ना, विज्ञान के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर कौन आ गया है? यहाँ पर आ गया है 51 नंबर में। कह रहा है भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? चलिए बताइएगा भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति रस का स्थायी भाव 51 नंबर में। तो भक्ति रस का क्या होता है? रति नहीं बताइएगा, ठीक है। भक्ति रस का रति बता रहे हैं आप लोग, रति नहीं होगा, याद रखिए हो जाएगा भगवत प्रेम। क्या होता है? भक्ति रस का होता है भगवत प्रेम होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रस का नाम बताइएगा। रस का नाम बताना है, और आपने हाई स्कूल में भी ये पढ़ा होगा कि विंध्य के वासी उदासी तपोधरवारी महाबिनुनारी दुखारे गोता में तीरी तरी तुलसी सो कथा सुनी दे मुनि ब्रंदे सुखारे, है ना। है शिला सब चंद्रमुखी पर से पदमुंजे तिहारे, ये भैया आपका है हास्य रस का है, ठीक है। इसे रट लीजिएगा, बड़ा काफी बड़ा होता है लेकिन यही मिलता है क्वेश्चन, याद रखिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ये है आपका हास्य रस है। क्या है? इसमें हास्य रस का प्रयोग किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला दिया है निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, आप कहेंगे सर 53 नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो 53 नंबर दिया गया है तो हमने कहा सर जी गेह है ना, गे दिया है, देह दिया है, धूल दिया है और फूल दिया गया है। अब यहाँ पर जो दिया गया है देह, है ना, देह तद्भव नहीं है। देह जो आपका है ये तद्भव नहीं है, ये आपका तत्सम है। क्या है? ये आपका तत्सम है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। शेष यहाँ पर देखा जाए गेह और धूल फूल यहाँ के तद्भव हो जाएंगे। अगला है कौन सा विलोम युग्म आपका गलत दिया गया है? 54 नंबर जवाब देना है। कौन सा विलोम युग्म आपका गलत दिया है 54 नंबर में? यहाँ पर देखो मुख का दिया है वाचाल, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। संपन्न का विपिन्न होता है, ये भी सही दिया है। सम्मुख का विमुख दिया है, ये भी सही दिया है। अब यहाँ पर दिया है मितव्ययी और दिया है अल्पव्ययी। मितव्ययी दिया है और अल्पव्ययी दिया है। आप कहेंगे सर 54 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ी है ऑप्शन सी नंबर में, है ना। क्योंकि भैया मितव्ययी क्या होता है? अपव्ययी। क्या होता है? मितव्ययी का होता है अपव्ययी होता है, अपव्ययी होता है, याद रखिए अपव्ययी बनेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? विराम चिन्ह संबंधी विसंगति दिया गया है। हमने कहा विराम चिन्ह में आपको एक गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या है? पहले ऑप्शन में मिल चुका है। क्या आप लोगों को पहले ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी दिख रही है? हम आपको बता रहे हैं कि पहले में गड़बड़ी है, लेकिन आप बताइए क्या गड़बड़ी। हम चाहते हैं कि आप बताएं कि क्या गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जब किसी भी व्यक्ति का उपनाम होता है तो उपनाम में डबल इन्वर्टेड कामा नहीं होते हैं, याद रखिएगा। होता है सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है, याद रखिए क्या? सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है, इस बात को याद रख लेना है। तो आप कहेंगे सर ये आपका गड़बड़ हो गया है, बाकी तो सब सही होंगे। आगे बढ़िएगा, इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? अव्यय के अंतर्गत होती है, देखिए 56 नंबर में। अव्यय मतलब जिसका हम लोग विकार नहीं कर सकते हैं। और विकार की बात करते हैं तो देखो क्रिया में कर सकते हैं, संज्ञा में कर सकते हैं, विशेषण में कर सकते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द में हम लोग कोई विकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए, हमने कहा जब ये क्वेश्चन पूछे ना तो आपको बस रट्टा मार लेना इस क्वेश्चन का। याद रखिए ये है आपके राहुल सकृत्यान। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महापंडित की उपाधि से ये राहुल सकृत्यान है। और राहुल सकृत्यान की बात करते हैं तो यात्रा संबंधित जो रचनाएं किया है इन्होंने किया है, यात्रा संबंधित। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है गरल सुधा रिप करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? कह रहा है गरल, गरल मतलब यहाँ पर विष होता है, सुधा मतलब होता है अमृत, रिप मतलब होता है रक्त, है ना, करहि मिताई इस लोकोक्ति का अर्थ है। आप कहेंगे सर 58 नंबर में
का मतलब इसका है कि विष का अमृत और शत्रु का मित्र बन जाता है। क्या? विष का अमृत और शत्रु का मित्र बन जाता है, मतलब दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन हो जाना। ठीक है ना, मतलब दो विरोधी स्वभाव आपके हैं और भैया कभी क्या हो गया, इनका मिलन हो गया। तो भैया 58 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा क्या, यहाँ पर सी हो जाएगा, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजक आपका नहीं है। मूल शब्द भी होना चाहिए और प्रत्यय भी होना चाहिए। अब यहाँ पर सही विभाजन कौन सा नहीं है, 59 में पहला ऑप्शन देखिए, कह रहे लुहार दिया है लोहा धन आर, ठीक है, कसेरा दिया है कांसा धन एरा, महत्व दिया है महत्व धन त्वा। अब यहाँ पर दिया है घुमाव दिया है घुम धन आओ, तो भैया घुमधन आओ जो दिया है ना, ये गलत दिया गया है। याद रखिए ये आपका गलत है, क्योंकि होता है घूम, क्या होता है, घूम धन आओ होता है, घूम धन आओ होता है। आप कहेंगे आंसर तो आपका मिल चुका है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सा उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका नहीं है। सा उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका नहीं है 60 नंबर में। चलिए देखो, हमने कहा कि सा उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका नहीं है। यहाँ पर दिया है सोदाहरण, है ना, फिर दिया गया है सोलहास, फिर दिया है सहित, फिर दिया है सहानुभूति। अब यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा विडंबना आ रही है, कौन सा सही किया जाए। देखो, सोदाहरण मतलब होता है उदाहरण सहित, है ना, तो तोड़ेंगे तो उदाहरण सहित। लेकिन अगर आप लोग सहानुभूति की देखेंगे, अगर इसका सा निकाल लेंगे तो हानुभूति मतलब कोई मतलब नहीं होता है। मतलब मूल शब्द आपको भी होना चाहिए और इसमें उपसर्ग भी होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि अगर सा निकालेंगे तो इसका अर्थ गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर ही राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो आपका है वो है आपका सह। क्या है? इसमें सह है, सह निकाल लेंगे, है ना, सह निकाल लेंगे तो अनुभूति बन जाएगा, सह निकाल लेंगे तो अनुभूति मिल जाएगा, तब तो सही हो जाता। अगला है कि स्वर संधि से निर्मित शब्द आपका नहीं है। अब जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो स्वर संधि से निर्मित शब्द आपका नहीं है यहाँ पर 61 नंबर में, तो आप कहेंगे सर देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर अत्याचार में हमने कहा अत्याचार अतिदानाचार, उत्थान दिया है, भानुदय दिया है, स्वधारणा दिया गया है। आप कहेंगे 66 का ऑप्शन बनेगा बी, जो उत्थान दिया गया है। उत्थान भैया ये क्या स्वर संधि है क्या? क्यों भैया, उस जो आपका उत्थान है ये उत्थान क्या स्वर संधि है? आप कहेंगे सर उत्थान स्वर संधि नहीं है, ये है आपका व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि, क्योंकि इसको तोड़ने पर बनेगा उत्धन थान। क्या बनेगा? उत्धन थान। और यहाँ पर देखिए ता जो आपका आधा निकला है और यहाँ पर हलंत है, जब हलंत होती तो आपका वो होता है व्यंजन संधि होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण को हम लोग क्या क्या कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर कहेंगे, कंजलोचन कहेंगे, घनश्याम कहेंगे, लेकिन त्रिलोचन तो नहीं कहते हैं। भाई त्रिलोचन आपके भगवान विष्णु को नहीं, भगवान शंकर को कहते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाक्य में हेतु हेतुमत भूतकाल है। सबसे आसान क्वेश्चन, हेतु हेतुमत भूतकाल दिया है, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया कि सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती। क्या? सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होते। अगर आपने अच्छी पढ़ाई किया होता तो आपको वर्दी मिल जाती, है ना, आपने पहले से मेहनत किया होता तो आपको आज समय में कुछ और ही होते। तो याद रखिए कि जब ऐसी हो कि सावधानी बरतते दुर्घटना ना होती, आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द आपका अशुद्ध दिया गया है। चलिए, अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया 64 नंबर में। पहला दिया गया है सूर्पणखा, सूर्पणखा, फिर दिया सर्पणी, फिर श्वेतांगी, फिर दिया गया चतुर्णी। देखिए ऑप्शन डी नंबर, ऑप्शन डी में दिया गया है जो आपका चतुर्णी है ना, चतुर्णी जो शब्द आपका है यह शुद्ध है। चतुर से बनता है चतुराई, या तो बनता है चतुरता, या तो चतुराई कर देता तो भी सही हो जाता, या तो चतुरता कर देता तो भी सही हो जाता। तो इसलिए ऑप्शन डी नंबर गलत दिया गया है। अगला दिया गया है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका सही नहीं है। 65 नंबर में कौन सा वाक्य सही नहीं है, 65 को ऑप्शन लॉक करना है। हमने कहा 65 जब आपका दिया है तो थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कौन सा वाक्य सही नहीं है। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए। कह रहा वह सदैव ही सत्य बोलता है। हमने कहा ही शब्द क्यों लगा दिया, जब सब कुछ चल रहा था सही, तो ही शब्द क्यों लगा दिया, एक्स्ट्रा शब्द लगाना नहीं है। मन वह सदैव सत्य बोलता है इतना कर देते। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अब चला जाए, ये जो वाक्य है कैसा वाक्य है, अब चला जाए, है ना, नींद आ रही है। तो आप कहेंगे सर ये अब चला जाए मतलब कह रहा है क्या, ये भाव को दर्शा रहा है, अर्थात यहाँ पर जो 66 नंबर है वो आपसे बनेगा क्या, ये आपका हो जाएगा क्या, अब चला जाए, ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन अगर कभी कभी होता है उससे चला नहीं जाता, क्या होता है, उससे चला नहीं जाता है। और जब ये भी ऑप्शन होता है तब इस ऑप्शन को नहीं लगाते हैं, आयोग ने ऐसा ही कराया है, याद रखिए, क्योंकि अब चला जाए अपने आप के लिए बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक प्रकार से भाव की भी उत्पत्ति हो रही है।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पत्र शब्द का अनेकार्थी जो आपका है या पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह इनमें से सही है। 67 नंबर का ऑप्शन देना है। और 67 की बात कर लेते हैं तो भैया आप कहेंगे यहाँ पर देखो पत्ता तो होता है, पत्ता हो जाएगा, चिट्ठी हो जाएगा, पंख हो जाएगा, ये पत्र के अनेकार्थी होते हैं। मतलब 67 नंबर की अगर बात करें तो आप कहेंगे 67 का ऑप्शन आ गया है डी नंबर, पत्ता, चिट्ठी और पंख। पत्ता, चिट्ठी और पंख ये होते हैं आपके पत्र के अनेकार्थी। क्या होते हैं? पत्र के अनेकार्थी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है 68 नंबर में। पहला मुहावरा देखिए, अंगारे उगलना मतलब बहुत कठोर बातें कहना। फिर कह रहा है अल्लाह को प्यारा होना मतलब ईश्वर का प्रिय भक्त होना, तो ऐसा तो है नहीं है। अल्लाह का प्यारा होना मतलब ईश्वर का प्रति बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है भैया। अल्लाह का प्यारा होना मतलब ये नहीं होगा, मतलब मर जाना होता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाना ये होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सघोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पर देखिए सघोष और अघोष, हमने कहा सघोष को हम लोग घोष भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो सघोष होते हैं वो किसी भी आके सीखते लाइन में जो आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होता है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ड होते हैं वो होते हैं सघोष होते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका पा, फा, बा आ गया है तीसरे में, किस में आता है? तीसरे में। तो ये आंसर आपका जो सी दिया है वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको थ्योरी में और चीजें आपको पढ़ाई गई हैं विस्तार से, डिटेल से। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है कि हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। मतलब एक भैया एक धारावाहिक एक नाटक था हम लोग, क्या था भाई? हम लोग। आपने देखा है क्या? आप लोगों ने कहा देखा होगा, बस सुना होगा कि हम लोग जो आपका एक धारावाहिक चलता था, है ना। और ये भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक पहला धारावाहिक था। और याद रखिएगा कि पटकथा का जो लेखन किया है वो किसने किया है? इसका लेखन किया है वो आपके मनोहर श्याम जोशी। क्या हो जाएगा? मनोहर श्याम जोशी आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो मनोहर श्याम जोशी सर आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? 71 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला दिया गया है कि किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? अब देखिए स्थान दिया है तो बस स्थान आपको ढूंढना है। अब चारों ऑप्शन में कहां पर स्थान दिख रहा है? 72 नंबर में देखिए कहीं मिल रहा है क्या? कह रहा है आप यहां बैठिए, आप यहां बैठिए। और देखिए आपका आंसर पहला हो जाएगा क्योंकि यहां बैठना अर्थात स्थान मिल गया है, क्लियर हो गया है। मोहन जयपुर से अभी आया, अभी आया, अभी आया मतलब फोकस हो रहा है अभी में हो रहा है ना, अभी हो रहा है कि अभी आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर समय की बता रहा है, स्थान नहीं है। आप यहाँ बैठिए, आप वहां बैठिए, स्थान आएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि जो अकर्मक क्रिया होती है वो बिना कर्म के ही कार्य हो जाता है इसका, है ना। और जो कर्म होता है उसमें क्रिया की होगी, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर दिया है आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का जो भेद है इनमें से क्या हो जाएगा? तो आपने बुलाया होता मतलब संकेत दीजिए, संकेत अगर आपका मिल जाता तो हम जरूर आ जाते। तो यहाँ पर कहेंगे सर ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य है। क्या है ये? संकेतवाचक में आता है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आएगा? और ये क्वेश्चन में थोड़ी सी समस्या आती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी समस्या आती है, याद रखिएगा। और ये समस्या है क्या? आप कहेंगे सर 75 नंबर जो आपका दिया गया है, 75 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर है। ये ता वर्ण के बाद आएगा। जब भी कभी आपके टूटे हुए वर्ण दिए हो ना, तो ता के बाद जस्ट अगर त्रा दिया गया हो, है ना, मतलब ता दिया है, ता के बाद था दिया है, तो था के पहले त्रा का ही प्रयोग करना है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो ता धन रा से होता है, ता धन रा से होता है। कहा जाता है ना कि भैया जो छा होता है इसका निर्माण होता है का धन सा से। क्या होता है? का धन सा से। तो आप कहेंगे जब का के बाद खा आ जाए तो खा को नहीं रखना है, अगर छा दिया होता है तो का के बाद छा का प्रयोग करना है। यही होता है आपकी इन वाले चूड़ने में से गलती। पर आपसे कह रहा है क्या? कह रहा है बांदीपुर जो आपका है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपके कर्नाटक में है, ठीक है ना। कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो आपके सतपुड़ा जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर टाइगर कहां पर है? आपके राजस्थान में है। पलामू टाइगर कहां पर है? आपके झारखंड में है, ठीक है। सिमलीपाल बहुत बार पूछा जाता है, सिमलीपाल के साथ ही भितरकनिका आपका टाइगर रिजर्व है आपकी उड़ीसा में है। यहाँ पर दिया सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है? आपके राजस्थान में। सरिस्का कहां पर है? राजस्थान में है। अगला है पेरियार। जब भी पेरियार का नाम आए तो आपको हमेशा केरल बताना है। क्या?
केरल बताना है। अगला यहाँ पर दिया गया है केवलादेव। केवलादेव जो आपका है ये आपके राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान में है। बेतला आपका दिया झारखंड में। अगला दिया गया है आपसे क्वेश्चन कौन है, यहाँ पर दिया इंद्रावती और गुरु घसीटा दास, ये आपके छत्तीसगढ़ में। कौन है, इंद्रावती गुरु घसीटा दास आपकी छत्तीसगढ़ में है। अगला जो कि आपका बड़ा एमपी है, जैसे कि दिया है सुंदरवन का, और यहाँ पर दिया है सिंगलाल जो आपका है ये कहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नाम दफा देखो हम वही बता रहे हैं जो आईएमपी है, याद रखिए, कह रहा है नाम दफा जो आपका है वो अरुणाचल प्रदेश में है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर आपको उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत आपके उत्तर प्रदेश में है ना। अगला है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आपके बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपका आता है कौन सा, पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि आपके मध्य प्रदेश में, पन्ना टाइगर जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। और अगला दिया गया है यहाँ पर काजीरंगा है ना, और जो काजीरंगा है मानस है ना, ये कहाँ पड़ता है, तो आपके असम में पड़ता है। कहाँ पर है, असम में पड़ता है। अगला है आपसे यहाँ पर देखो अमराबाद दिया गया है, ये तेलंगाना में हो जाएगा। पीलीभीत आपके कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो ये देखिए टाइगर रिजर्व से आपके हो गए कुछ आपके पॉइंट हो गए आपके अड़ोसी और पड़ोसी से। क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर देखेगा, कह रहा है भारत की जो राजधानी हो क्या है, दिल्ली है। अगर पूछे भारत की राजधानी दिल्ली है तो भैया यहाँ की मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे रुपया है। क्या है, रुपया हो जाएगा। यहाँ पर देखो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ का भी रुपया चलता है, याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ पर भी रुपया चलता है। यहाँ पर अगला है श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुर कोटे, जो कि यहाँ पर भी आपका रुपया है। यहाँ पर दिया गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर चलता है टका। क्या चलता है, टका, जो कि न्यूट्रम। जो अगला आपका है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ पर चलता है न्यूट्रम। क्या चलता है, न्यूट्रम चलता है। यहाँ पर म्यांमार की राजधानी है नेपाइदाव है ना, पहले आपका रंगून होती थी, अब चेंज भी है, नेपाइदाव आपका है। और यहाँ की मुद्रा का नाम है क्या थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ पर अफगानी रुपया चलता है। अगला दिया है चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ पर चलता है युआन। क्या चलता है, युआन हो जाता है। और एक और चलता है सिनबिंग करके। अगला दिया गया मंगोलिया की है उलान बटोर और यहाँ की मुद्रा का नाम है तुगरिक। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पर चलता है एन, जो कि बहुत पूछा जाता है। और यहाँ पर दिया है ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे और यहाँ पर चलता है क्या, डॉलर चलता है। देखो भैया रेड क्लिफ रेखा जो आपकी किन देशों के मध्य, तो आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान है ना, भारत पाकिस्तान के बीच जाती है जो आपकी रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो आपकी जीरो रेखा है, कौन है, जीरो रेखा हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है मैक मोहर रेखा, तो आप कहेंगे सर जी मैक मोहर रेखा जो आपकी है वो भारत और चीन के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच आपकी है। 38वें नंबर की जो आपकी रेखा है ये आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कौन सा, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा ये आपके याद रखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपका है। ठीक है ना। यहाँ पर मैग्नीकाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है और 49वीं नंबर की जो आपकी है यूएसए और कनाडा के बीच में है। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। चलिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। प्रयास हमारा यही होगा कि इसी वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ वैसा मिल जाए जैसे कि आज के पेपर में हुआ है। तो वैसे इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है ना। अभी स्टार्टिंग आपको है थोड़ा सा लगेगा और, लेकिन अभी आप थोड़ा सा भी आपको भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा। देखो दिया, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को है ना, दक्षिण का कश्मीर कहते हैं केरल को कहते हैं, भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं जमशेदपुर को, ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं प्रयागराज को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भैया भारत का प्रवेश द्वार तो आपकी गेटवे ऑफ इंडिया को कहते हैं है ना। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका ब्लू माउंटेन इसके नाम से जानते हैं, जो आपका फंगोईपुर है जो आपकी मिजोरम है। नवाबों का शहर आपके लखनऊ कहते हैं, मंदिरों का शहर आपके वाराणसी को कहते हैं। अगला झीलों का शहर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर श्रीनगर को कहते हैं। जुड़वा शहर कौन है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद हो जाएंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, देखो हमने कहा कि थ्योरी पढ़ने वाले परेशान हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं क्या थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लगा दें ज़्यादा सही होता है। लेकिन हमने कहा कि अगर हम थ्योरी लाते हैं ना तो आपको चुन चुन के क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम में फंसने वाले होते हैं। नहीं तो हमको कोई शौक नहीं होता थ्योरी पढ़ाने का, लेकिन हमें मालूम है कि उसी वीडियो से ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जो थोड़ा मेहनत कर लेता है उस वीडियो से ढेर सारे क्वेश्चन पा जाता है, बाकी ऑब्जेक्टिव लगाने वाले भटकते रहते हैं और कुछ नहीं होता है उनका। देखो भैया यहाँ पर कुछ आपकी जैसी की रचना है रसखान की। दोस्तों कौन सी रचना है, आप कहेंगे सर प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान की है। अब अरविंद घोष की देखिए लाइफ डिवाइन किसकी, अरविंद घोष हो जाएगा। कितनी नाव में कितनी बार, दोस्तों आपकी आगे की है। गीतांजलि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की है। कामसूत्र के वासयन है और विजय किसकी, आपकी कबीरदास की है। हिंदी में जो कल क्लास दिया था उसी में सब कुछ आपकी रचनाएं जितनी भी आई हैं सब रचना उसी में मिले हैं। अगला देखो आपका आ गया है एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा रहा है ईमेल में से, ठीक है ना। और कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो दिया है स्पैम। ये देखिए कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक लोगों को अवांछित या अवैध रूप से भेजा गया जो संदेश होता है इस ईमेल के रूप में, जो कि अनचाहे बल्क मैसेज होते हैं, इन्हें स्पैम कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है फिशिंग स्कैम क्या होता है, तो संवेदन और गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को फिशिंग स्कैम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के बैंक खाता है
पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड विवरण संबंधी आपके होते हैं। इसलिए स्कैम ईमेल फ्लैक्स या किसी कंपनी आधिकारिक वेबसाइट के समान अवैध वेबसाइट का सहारा लेती है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आपका आया था यही क्वेश्चन। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा देखिए पर्वत के पर्यायवाची क्या होते हैं। पर्वत के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी पहाड़ होता है, गिर होता है, शैल होता है, भूधर भी होता है। आदान का विलोम क्या होता है, तो आदान का होता है प्रदान। क्या होता है, आदान का प्रदान होता है। अगला दिया है कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। देखो कालवाचक क्रिया विशेषण है कि जिस क्रिया विशेषण से काल या समय की सूचना होती है उसे कालवाचक कहते हैं। ये आपका सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। याद रखिए यहाँ पर आज है, जब है, तब है, परसों है, कल है, रोज है, ये जो शब्द आपका होता है कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला देखो यहाँ पर दिया गया वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है संप्रदान कारक। जैसे कि क्वेश्चन होता है कि ताले के लिए चाबी, क्या ताले के लिए जो चाबी आपका है इसमें से याद रखिए संप्रदान कारक होता है। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन क्या आया है कि भैया कोई वस्तु है, देने के लिए बात की जा रही है ना, कोई वस्तु है, देने की बात हो रही है, और जब देने की बात होती है तो हमेशा संप्रदान कारक होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा एक ऐसा भी क्वेश्चन आया है, देखो यहाँ पर जैसे खिलौना है, हमने कहा था खिलौना में प्रत्यय कौन सा है, तो आप कहेंगे औना होता है प्रत्यय और खेल होता है मूल शब्द, है ना। तो याद रखिएगा आप पूछेंगे मूल शब्द क्या है, तो आप कहेंगे खेल हो जाएगा, और औना जो आपका हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका दिया है, जैसे आपका दिया है प्रत्याघात। प्रत्याघात में प्रति क्या है, उपसर्ग है, आघात मूल शब्द है, और पूछे संधि कौन है, तो आप कहेंगे यण संधि है। यह अच्छा जो आपका दिया होता है उसमें आधा होता है, तो हमेशा आपका यण संधि होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, इसमें गलती है, आप कहेंगे जी सर गलती है। याद रखिए सज्जन जैसे दिया है, सज्जन और लोग एक साथ नहीं आते हैं, याद रखिएगा ये अशुद्धि होती है। तो होना क्या चाहिए कि आप कहेंगे सर जी सज्जन भला सोचते हैं, लोग नहीं, आपका होना चाहिए था। ये पॉइंट को बस रट्टा मारना है, हम आपका रिवीजन करा रहे हैं, बिल्कुल तरीके से बस इतना पढ़ना है, रिवीजन पूरा हो जाएगा। देखो अगला पॉइंट आपसे कह रहा है अव्यय क्या होते हैं, तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक का कोई विकार नहीं होता है ना, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो ऐसे शब्द होते हैं जो जैसे थे वैसे रहते हैं, इन्हें अव्यय या अविकारी कहते हैं। जैसे भैया यहाँ पर दिया है तब, है ना, जब, कब, ठीक, परंतु, और, क्यों, ये शब्द में क्या विकार कर सकते हैं, कोई है जो इसका विकार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इनको अव्यय कहते हैं। यहाँ पर देखो रामधारी सिंह दिनकर की बात आती है। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1959 में, किसके लिए, तो संस्कृत के 4 अध्याय के मिला था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमने कहा हिंदी जब पढ़े तो उसमें अनेकों का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में कभी भी अनेकों का प्रयोग नहीं होता। आप कहेंगे सर जी कि भैया कृष्ण जी के अनेकों नाम नहीं, अनेकों नहीं होता है, अनेक नाम शुद्ध होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सद्भावना में कर्मधारय समास इनमें से क्या है। सब बोल रहे हैं 140 करके आए हैं, तो 140 करके आए, जब आंसर की मिलाएंगे ना तो 140 उनके नहीं आएंगे, वो 110 के पास ही रह जाएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता है, पेपर कितना भी सरल हो। हमने कहा पेपर में अगर 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है ना, यहाँ पर पूछे असमानता जो आपका कह सकते हैं छुआछूत आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, राष्ट्रपति की उम्र क्या होती है, 10 क्वेश्चन आ जाए तो उनको लगेगा पेपर बहुत सरल है, पेपर बहुत सरल है। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो पहली बार सुने तो कहेंगे पेपर बहुत कठिन है। बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, हम 50 कराए 150 कराए हैं, लेकिन वास्तविकता बताएं कि आज का जो पेपर आए हैं दोनों में, अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा जाए अगर 210 नंबर अगर आए हैं तो आपका ठीक है, बाकी इससे ज्यादा उम्मीद ना लगाइएगा कि बहुत लोग बहुत कुछ करके आए हैं, चाहे इतना सरल पेपर हो, ठीक है। क्लियर है। देखो भैया यहाँ पर दिया गया है आपसे सद्भावना, क्या दिया, सद्भावना में कौन सा समास है, हमने कहा सद्भावना में क्या है, कर्मधारय समास है। हमने कहा इसको तोड़ने में होता है सत्य है जो भावना। जब भी कभी है जो शब्द लग जाता है जो, तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या होता है, ये आपका होता है क्या, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होता है। हमने कहा सर जी कर्मधारय की बात करते हैं तो एक शब्द होता है महावीर, क्या होता है, महावीर होता है, और महा शब्द लग जाता है तो भी आपका कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर होता है क्रोधाग्नि, एक ऐसा भी क्वेश्चन आया था, है ना, यहाँ पर एक आया था ऐसे क्वेश्चन आया था क्रोध रूपी अग्नि या देह अग्नि, ऐसे कुछ आया था, इस बार सेकंड शिफ्ट में आया है, तो याद रखिएगा देह रूपी लता ऐसा था। हाँ याद रखिए क्वेश्चन आया था देह रूपी लता, है ना, देह रूपी लता आया था और उसमें उल्टा दिया था लता रूपी देह, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका गड़बड़ था देह रूपी लता होता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, अज्ञे जी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अचरज कैसा शब्द है, आप कहेंगे सजी तद्भव है, इसका तत्सम होता है आश्चर्य, क्या होता है, आश्चर्य। याद रखिए जब भी कभी रा लगा हो, है ना, या आपके जो आपके संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं वो आपके हमेशा कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। देखिए भाई यहाँ पर दिया गया अंधेरा जहां की चांद बिंदी मिल जाए हमेशा तद्भव होता है और इसका तत्सम अंधकार हो जाएगा। अंग रखा दिया है, खा का परिवर्तन छा में होना चाहिए, आप कहेंगे सजी अंगरक्षक हो जाएगा। यहाँ पर आस दिया है, सा का परिवर्तन सा में होता है, तो आप कहेंगे सजी
आज का आशा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए दिया गया है देश के लिए भक्ति, अर्थात कहेंगे सर जी देशभक्ति। देशभक्ति में समास क्या है? तो आप कहेंगे देशभक्ति में क्या है? तत्पुरुष समास है। देश के लिए भक्ति है तो आप कहेंगे सर जी हो जाएगा क्या? आप कहेंगे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया यमक अलंकार। दोस्तों याद रखिए कि यमक अलंकार किसमें आता है? शब्द अलंकार के भेद में आता है। शब्द अलंकार के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति, वेप्स और वक्रोक्त, ये आपके होते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मोहम्मद शमी के बारे में आप सुने होंगे। मोहम्मद शमी दोस्तों याद रखिए वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे है ना भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज आपके बन गए हैं। मोहम्मद शमी आपके कहां से? तो आप कहेंगे सर जी ये आपके अमरोहा से। कहां से हैं? अमरोहा से। इनको अर्जुन पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि भैया एक शब्द आता है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये कहां पर स्थापित की गई है? ये बताइएगा भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर स्थापित की गई है? ये आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये आपकी चेन्नई जो कि आपकी तमिलनाडु में है, ठीक है ना, ताकि विशाल क्षेत्रों में हवाई निगरानी यहाँ पर की जा सके। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है काली मिर्च। दोस्तों एक शब्द आपने सुना होगा काली मिर्च, और ये काली मिर्च आपके कहां से? तो कोझीकोड जो आपका है कहां पर? तमिलनाडु में है। तो कोझीकोड तमिलनाडु में जहां पर यह अनुसंधान है वहां पर देखा जाए तो क्या होता है? आप कहेंगे सर जी एक चंद्रा IISR चंद्रा नामक एक नई काली मिर्च की यहाँ पर क्या हुई है? खोज हुई है। इस बात को याद रख लेना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रानी अहिल्याबाई ने वाराणसी के वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। याद रखिए यूपी जीके से ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं। अब यहाँ पर देखिए विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आप कहेंगे सर अहिल्या, जो आपकी रानी अहिल्याबाई है, ठीक है ना। अगला आपसे कह रहा है अरे टेंशन लोगे तो टेंशन लेते रहोगे, क्लास ले लोगे तो टेंशन खत्म होगी। अब टेंशन लेते रहोगे तो टेंशन लेते रहोगे, क्लास ले लोगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी। हमने कहा बस इतना पढ़ लेना, और क्या दिक्कत है, रिवीजन हो जाएगा, बस ये टेंशन करते रहोगे और क्या होगा, ठीक है। चलिए देखो भैया, हमने कहा जो काशी विश्वनाथ मंदिर है भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। अगर आपसे यहाँ पर दिया गया है चौरसिया नृत्य कहां से है? तो चौरसिया नृत्य आपकी मुरादाबाद साइड से, मतलब जो लोकेशन हो या ऑप्शन दिया हो उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे एक होता है रसिया नृत्य। क्या होता है? रसिया नृत्य। रसिया में राधा और कृष्ण के बारे में होता है। याद रखिएगा कि जो आपका राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है वो रसिया नृत्य में आपका होगा। देखो यहाँ पर दिया गया है मुरादाबाद का नहीं। अच्छा ये मुरादाबाद का नहीं है, तभी तो हमने कहा ये गड़बड़ क्यों दिया है। चौरसिया नृत्य आपका मुरादाबाद का नहीं है, ये जैसे आपका जौनपुर साइड में कहारों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जौनपुर में कहारों के द्वारा आपका किया जाता है। और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया है कि भैया जो आपका मिर्जापुर है और झांसी है वहां पर लाल मिट्टी आपकी पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और अगला दिया गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन तो यहीं से आपको मिला गया है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भैया राजकीय पशु क्या है? पूछा गया था, आप कहेंगे सर बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है? आप कहेंगे सारस क्रॉच है। राजकीय वृक्ष क्या है? आप कहेंगे सर अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। राजकीय चिन्ह क्या है? एक व्रत, दो मछली और एक तीर धनुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आया है मत्स्य पालन से। ब्लू रिवोल्यूशन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। याद रखिए जितना हमने यहाँ पर लिया है कंटेंट, इस कंटेंट को एक बार पढ़ लेंगे तो आप क्या मालूम है ना, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। देखिए कह रहा है भैया भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? आप कहेंगे सर मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से है। हरित क्रांति का संबंध आपकी खाद्यान्न से है। श्वेत क्रांति का आपका दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन दिया गया है पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है। देखिए बुध और शुक्र की अगर बात करें तो इनके कोई भी आपके उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। बुध की बात करते हैं तो ये सूर्य के सबसे समीप है, और शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे समीप आपका है। अगला पॉइंट आते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है जो आपकी ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं। ग्रेनाइट चट्टानें अग्नि चट्टान का क्या होती है? उदाहरण होती हैं, ठीक है ना। जो ग्रेनाइट चट्टान है ये अग्नि चट्टान का उदाहरण होती है। अग्नि चट्टानों में जैसे कि देखा जाए यहाँ पर आपका डैरोडाइट हो गया, गैब्रो हो गया, है ना, ये आपके अग्नि में आती हैं। और कायांतरित चट्टान जो कि होती है क्या? रूपांतरित होती हैं, जैसे आपका क्वार्टज है। और यहाँ पर संगमरमर आपका दिया गया है, ये कायांतरित आपके हैं। अगला दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आप कहेंगे 7वां स्थान है। क्या है? 7वां स्थान हो जाएगा। अब 7 स्थानों की बात करें तो सबसे बड़ा कौन है? रूस है, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक नदी होती है तापी नदी, जिसे हम लोग ताप्ती भी कहते हैं। ये नदी घाटी भ्रंश से बहती है। क्या है? ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है जो आपकी ताप्ती है। और दोस्तों देखा जाए इसके अलावा एक नर्मदा नदी भी होती है, वो भी भ्रंश घाटी से ही होकर बहती है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भैया जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रह्म समाज की बात करें तो आप कहेंगे सर ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन ने किया था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि आपका दिया गया है आपसे अगला पॉइंट, आपका अगला पॉइंट है आपका यंग बंगाल, तो यह आपके हेनरी लुई विलियम हो जाएंगे जो आपका डिजरोली बोलते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर दोस्तों 1857 की क्रांति मुख्य कारणों में से यहाँ पर कई नीतियां थी, जैसे आपका डलहौजी की हड़प नीति थी। हड़प नीति को हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प नीति को व्यापक गत सिद्धांत भी कहा जाता है।
ठीक है ना। याद रखिए गवर्नर जनरल के रूप में जो डलहौजी रहे भारत में, ये 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल रहा है। दोस्तों हड़प नीति के माध्यम से सर्वप्रथम पहले सतारा को किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले विलय किसका हुआ, तो आपके जी सतारा को किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर कब, तो आपके 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निराला की प्रमुख कृतियां हैं, तो आपके परिमल है, नाम का है, तुलसीदास है ना, कुकुरमुत्ता है, ये किसके आपकी निराला की कृतियां हैं। अगला दिया गया है कि ओछे की प्रीति है ना, क्या दिया है, ओछे की प्रीति बालू की भीति, मतलब होता है यहाँ पर ओछे की भीति, यहाँ पर देखो दिया गया होगा, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखो दिया है अधजल गगरी झलका जाए, मतलब क्या होता है, ज्ञान कम और दिखावा अधिक करना। यहाँ पर दिया थोथा चना बाजे घना, मतलब होता है ओछा व्यक्ति सदा क्या करता है, दिखावा करता है। यहाँ पर दिया गया है आपसे कि कबहु निरामिष होए न कागा, मतलब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, ठीक है। कबहु निरामिष होए न कागा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है भूतकाल के भेद क्या होते हैं, तो आपके भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध और आपका हेतु हेतु मद। एक क्वेश्चन आपका भूत से आपका आ ही रहा है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए कुछ गीत आपसे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखिएगा चैता जो आपका कैसा गीत है, आप कहेंगे सर मौसमी गीत है। कजरी जो तो आपसे जो आपका मौसमी गीत आपके विवाह के समय, संस्कार के समय आपका गाया जाता है। और याद रखिएगा जो आपका रसिया है, इसमें से आपके भगवान कृष्ण और राधा के बारे में जो आपके होते हैं वो आपका रसिया है, मतलब उनकी लीलाओं का वर्णन होता है, या आपके रसिया में आपका है। संस्कार गीत कौन सा है, तो आपका जो सोहर होता है बच्चे के जन्मदिवस पर गाया जाता है। अगला तो गया आपसे बेतवा नदी के बारे में, तो आप कहेंगे सर जी माता टीला बांध। माता टीला बांध कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में आपका है, बेतवा नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। वहां पर परीक्षा बांध भी आपका जो कि झांसी में है, और राजघाट बांध भी कहां है, तो आपके माता टीला बांध पर ही बना हुआ है, ठीक है ना। परीक्षा बांध है कहां पर, झांसी में। राजघाट बांध कहां पर है, तो आपके ललितपुर में है। बने किस में है, तो आपके सर बेतवा नदी पे बने हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश क्या दिया है, उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सर्वाधिक प्रतिनिधि है। मतलब क्वेश्चन होगा कि किस राज्य के सर्वाधिक प्रतिनिधि होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में वो आपके सबसे ज्यादा हैं। देख सकते हैं लोकसभा में 80 और राज्यसभा के कितने हैं, तो आपके 31 हो जाएंगे। वहीं पर मध्य प्रदेश के जो आपके 29 है और आपके राज्यसभा में 11 हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें लोकसभा की और 19 सीटें आपकी किसकी हैं, राज्यसभा की हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु के दोस्तों याद रखिए लोकसभा में 39 हैं और आपकी राज्यसभा की 18 हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो हमने चिन्ह बता ही दिया है। राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है ना, राजकीय पक्षी बता दिया है, राजकीय जो आपका वृक्ष है ना, प्लास ये भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की राज्य की जो सर्वाधिक सीमा है ना, उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ लगती है, न्यूनतम सीमा लगती है आपकी हिमाचल प्रदेश से आपकी मिलती है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भैया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर एक डार्लिंग जो श्रृंखला है वो आपकी अवस्थित है। डार्लिंग श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में अवस्थित आपकी श्रृंखला एक प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है स्ट्रामबोली से। याद रखिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ये आपका स्ट्रामबोली हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं सर जी मेरे काम का कोई काम का नहीं रहा है ना, यही समस्या होती है कि अगर आपको पढ़ना नहीं है तो ठीक है, बाकी ये कहो कि मेरे काम का नहीं है, यही आपकी सोच बहुत बेकार होती है। क्लियर है, आपको देखना है तो देख लीजिए, नहीं देखना है तो ना देखिए, लेकिन ये अगर कहेंगे मेरे काम का नहीं है तो यही तो आपकी सोच बेकार हो गई है, क्योंकि आप पढ़ाई बंद कर दोगे आप, है ना। आप पढ़ाई कॉपी किताबें फेंक दोगे, कहो पट्टी खा लो, है ना, कहो छत के ऊपर फेंक दो, कब ऐसे कर दोगे। अब जब फॉर्म आ जाएगा, अभी यूपीएसआई का आ गया है, शायद आने वाला है, 6 महीने के अंदर यूपीएसआई की पूरी भर्ती होनी है, तो अभी आप फिर उठाओगे उसको, फिर ढूंढोगे कहां पर है। जब फॉर्म आ जाएगा तब कहोगे सर जी अब मुझको फिर तैयारी करवाइए। यही कमी है, और यही कमी है इसलिए आप घूम रहे हैं। काफी लोग जो लोग मेहनत करने होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मत किया करें, जब पढ़ाई आपकी बिल्कुल कंटिन्यू हो ना तो उसको भी कंटिन्यू रखा करें, फायदा तभी आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कहा स्ट्रामबोली जो आपकी लिपारी द्वीप में है, जो कि इटली अर्थात सिसिली में है, ये आपका बोला जाता है सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए जो भैया अनवीकरणीय ऊर्जाएं हैं, नवीकरणीय जो होता है जो खत्म ना हो, अनवीकरणीय मतलब होता है जैसे आपका पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए जो अनवीकरणीय जैसे आपका पेट्रोल है खत्म हो सकता है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा, ये क्या है खत्म हो जाएंगे, अर्थात ये अनवीकरणीय स्रोत हैं। वहीं पर आपके नवीकरणीय क्या है जो भैया खत्म नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका होगा मेगास्थनीज की पुस्तक बताइए, आप कहेंगे इंडिका है, क्या है इंडिका हो जाएगा। अगला दिया गया मेगास्थनीज की जो पुस्तिका है आपकी इंडिका, इसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपका आता है, अगला पॉइंट दिया गया है कि शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। 1674 में राज्याभिषेक कराया गया था, छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है ना। और अगला दिया है शिवाजी की मृत्यु पूछेगा तो आप कहेंगे सर 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। शिवाजी से पूछा जाएगा तो यही 3 आपके क्वेश्चन है आपके बनते हैं, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर दिया प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया दोस्तों किसकी है, तो आपके दादा भाई नौरोजी की, किसकी है, दादा भाई नौरोजी की हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है रॉलेट एक्ट, भारत में रॉलेट एक्ट भैया 1919 में, काकोरी कांड आपका 1925 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था।
और वहीं पर देखा जाए भगत सिंह, सुखदेव और आपकी राजगुरु को फांसी दी गई थी 1931 में। क्या हो जाएगा? 1931 में। अगला दिया गया है कि यहाँ पर यह जो अबुल कलाम आजाद हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कब से? तो 40 से लेकर 46 तक, सबसे ज्यादा समय तक यही रहे थे। युवा अध्यक्ष भी आपके रहे दोस्तों, यही रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भैया आर्टिकल नंबर आपका 352 होता है, आपके आपातकाल से स्थिति है, वो भी कैसी है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है। आपातकाल कहां से लिया गया? तो आपकी जर्मनी से लिया गया है। बाकी कुछ आर्टिकल आपके जैसे आपातकाल की घोषणा 352 है, अस्पृश्यता का अंत आपका 17 है ना। राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं, आर्टिकल नंबर 78 में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, 112 होता है। अगला आपसे क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है अगला पॉइंट, कह रहा है भैया भारत का जो एक संविधान संशोधन हुआ था 42वें नंबर का 1976 में, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल हैं। हमने कहा सर जी आज का पेपर सरल हो गया, लेकिन कल का पेपर हमारे हिसाब से थोड़ा कठिन हो सकता है। बाकी हमारे कहने से नहीं होगा, लेकिन एक अनुमान जो हम व्यक्त कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि कल का जो पेपर होगा आज के मुकाबले थोड़ा कठिन होगा। जब पेपर कठिन हो तो आपको तुक्का कम मारिएगा, है ना, तब आपको तुक्का कम मारना है, क्योंकि तुक्का मारेंगे तो माइनस मार्किंग ज्यादा होगी। फिर आता है तो ये प्रयास करिए जितना अच्छा से अच्छा बन जाए, जितना उतना ज्यादा करना है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा भैया देखिए जो आपके 352 है राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है ना, वहीं पर जो 356 है वो राष्ट्रपति शासन है, और 360 क्या है? आप कहेंगे सर जी वित्तीय आपातकाल हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भैया 91 नंबर का एक संविधान संशोधन हुआ था, है ना, जो कि अधिनियम 2003 था। इसमें कहा गया था कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए ये होता है आर्टिकल नंबर आपकी जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 91 नंबर का। क्लियर है? अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और यहाँ पर आपसे दिया गया है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में न्यूनतम संख्या पूछे तो आप कहेंगे सर जी 12 होती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बफरिंग तो हो रहा है क्या भाई? क्यों बफरिंग हो रहा है क्या? कुछ आज बफरिंग ज्यादा ऐसा हो रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है कुछ। चलिए, समास मतलब देखा जाए तो आपसे दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया तो ये अग्रस्वर होते हैं, मध्य स्वर ये होता है, पश्च स्वर ये होते हैं। बाकी आपके एग्जाम में आपके वर्णमाला वगैरह से आपको मिल सकते हैं। बाकी आज तो बहुत ही कम मिले हैं। कम क्या है, वर्णमाला से क्वेश्चन ही आपको देखने को नहीं मिले हैं, है ना। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपके सामने, और आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है भैया एक शब्द दिया है डाइन। ये डाइन शब्द जो आपका है कैसा है? तो ये तद्भव शब्द है। और वहीं पर देखा जाए जो डाकनी शब्द आपका है कैसा है? तो ये आपका तत्सम शब्द आपका है। वहीं पर तो देखा जाए तो भैया जो तेल शब्द आपका कैसा है? तद्भव है, इसका तत्सम होता है आपका तैल। क्या होता है? तैल होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा कि जो न्यौछावर शब्द होता है, न्यौछावर है ना, जैसे तर्जनी है, तो आपके हमेशा तत्सम में ही प्रयोग होते हैं। अब पर देखिए एक शब्द दिया गया है अच्छौड़ी। अब ये देखिए ये छौड़ी और ये छौड़ी में अंतर क्या है? आपके आंसर इसमें मात्रा लगी है, तो इसका मतलब ये शुद्ध दिया है, ये आकस्मिक गलत दिया है, ये आकस्मिक आपको जो दिया है वो आपका शुद्ध दिया गया है, ठीक है ना। अगला यहाँ पर दिया गया है अकाल। अकाल जो दिया है गलत है, अकाल होता है, क्या होता है? अकाल होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है सूर्य के पर्यायवाची बताना है। सूर्य के पर्यायवाची क्या है? चलिए, सूर्य के पर्यायवाची पूछा गया है। चलिए, आज बफरिंग कुछ ज्यादा हो रही है क्या भैया? पेपर हो गया इसलिए बफरिंग हो रही है क्या? देखिए सूर्य के पर्यायवाची अंशुमाली है, मार्तंड है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपके और भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आमिष का यहाँ पर होता है विलोम, क्या होता है? देखिए आमिष का विलोम होता है निरामिष, है ना। आमिष निरामिष, आमिष निरामिष। अगला यहाँ पर दिया गया है कि भैया अर्धमात्रिक छंद कौन है? यहाँ पर देखिए बरवे में 4 चरण होते हैं, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चतुर्थ में क्या होती है? 7 होती है। अर्धसम मात्रिक छंद में आता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है दही। अभी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दही जो आपका रिलेटेड है, दही में कौन सा वो होता है? अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो हमने कहा भैया हमेशा रट्टा मारवाते हैं कि दही जो होता है खट्टा होता है, लेकिन आप लोग में हमने बताया था कि दूध से बनी हुई कोई भी चीज होती है, दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आपका है ना, तो भैया उसमें क्या होता है? हमेशा लैक्टिक लगा होता है। क्या होता है? लैक्टिक लगा होता है। बहुत बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, वो भी गड़बड़ी करके आ गए, है ना। तो याद रखिए दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, मतलब लैक्टिक सब लगा होना चाहिए। तो आपको याद रखिए कि अगर पूछता कि दूध दही में कौन सा अम्ल है, तो आप कहेंगे सर जी लैक्टिक अम्ल है। अब यहाँ पर पूछा गया है क्या? आपसे पूछा है लिंग कौन है, तो आप कहेंगे दही कैसा है? पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपसे अगला पॉइंट दिया गया है, आपसे कह रहा है रौद्र रस का स्थायी भाव।
यही दो आपसे पूछे गए हैं। कह रहे रौद्र रस के स्थायी भाव आप कहेंगे क्रोध होता है, भयानक रस के स्थायी भाव क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी भय होता है। क्या होता है, भय होता है। ठीक है ना, हमने कहा सर जी हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमारे कहने से पेपर कठिन नहीं होगा। बाकी अनुमान जो हमका यही है कि भैया हम सोच रहे हैं कि जैसे आज पेपर आया तो कल का हो सकता है कठिन है। अगर होता है तो आपको संभावना दे रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती मत करिएगा, गलतियां मत करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा आप गलती करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे और जो आज वाले हैं वो आगे चले जाएंगे, है ना। तो कल के पेपर में अगर थोड़ा परिवर्तन मिले, कठिन मिले, तो आपको जबरदस्ती उसमें तुक्का नहीं मारना है, उनको पीछे नहीं करना है, आपको अपने मेरिट पे कहना है। क्योंकि उनका पीछे कर लिया तो समझो गड़बड़ हो गया, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी 200 प्लस जा रहा है। लेकिन अगर आपको कठिन आ जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसलिए हम कह रहे हैं। ठीक है, देखो भैया यहाँ पर आपसे कह रहा है रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा। हमने कहा कि ये क्या है आप नहीं जानते हैं, लेकिन मात्रा गिनिए। इसमें देखिए शायद आपकी 16 होंगी और 16 हैं तो आप कहेंगे सर ये चौपाई है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है मोहन ने पढ़ा होगा। हमने कहा जब भी कभी होगा लगा होता है, होगा लगा होता है, तो भैया यहाँ पर देखा जाए आपसे आपका दिया गया है कुछ। देखिए कह रहा है मोहन ने पढ़ा, ये साधारण भूत है, इसे सामान्य कह देते हैं। मोहन पढ़ रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। मोहन ने पढ़ा था, ये आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और अगर होगा शब्द होगा तो भी आपके तो किसमें हो, संभावना में आ जाएगा, ये संभाव्य में आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी जब पढ़ा था पूर्ण, रहा था अपूर्ण, और मोहन ने पढ़ा मतलब ये अभी बात हुई, अर्थात ये सामान्य भूतकाल में। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी अहंकार में संधि क्या है। तो अहंकार में संधि कौन सी, आप कहेंगे व्यंजन संधि है, तोड़ने में अहम धनकार बनेगा। हिमालय में हिम धनालय है तो आप कहेंगे दीर्घ संधि है। और उल्लास में क्या है, उत्धनलास हो जाए, व्यंजन संधि है। वहीं पर जो दुष्कर दिया है तो सा का परिवर्तन आपके हो जाता है विसर्ग में, सा का परिवर्तन विसर्ग में, और आप कहेंगे सर ये विसर्ग संधि आपकी हो गई है। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है आपसे क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है हरिश्चंद्र से। तो भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं, जैसे आपका प्रेम प्रलाप है, यहाँ पर देखा जाए आपका प्रेम सरोवर है ना, ये आपके शब्द होते हैं। और अगला आपसे दिया गया है फाग। ये फाग जो आपका दिया है ये आपका हरियाणा की कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखो चैती जो कि उत्तर प्रदेश का चैत्र माह में केंद्रित एक लोकगीत आपका है। ठीक है ना, सिक्किम की बात करते हैं तो विश्व के सबसे ऊंचे पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है कंचनजंगा बायोस्फीयर, जो कि रिजर्व कहां पर है, आपके सिक्किम में है। अगर आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कंचनजंगा को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूचित किया गया, मतलब शामिल किया गया था। ये भारत का प्रथम मिश्रित विश्व धरोहर आपका, ये भी याद रखना है, भारत का ये मिश्रित विश्व धरोहर आपका है। अगला देखो आपसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, गुप्त काल में टेराकोटा का मंदिर, पक्की ईंटों का बना मंदिर एक आपका है, भीतरगांव मंदिर है जो आपके कानपुर में बना है। याद रखिएगा, आप पूछेगा कि पक्की ईंटों का बना मंदिर, पक्की मिट्टी से बना मंदिर आपकी कहां पर, तो आप कहेंगे सर टेराकोटा मंदिर जिन्हों कहते हैं, मतलब पक्की मिट्टी को बोलते हैं टेराकोटा। ये जो गुप्त काल का मंदिर आपके भीतरगांव आपके कानपुर के उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में कहेंगे, ये कहेंगे। ठीक है आगे बढ़िएगा, कह रहा है आंवला किसके लिए जाना जाता है, आंवला। तो भैया देखा जाए आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है कौन आपका है, कहेंगे सर जी प्रतापगढ़ है। ठीक है, प्रतापगढ़ हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमने कहा सर जी की परीक्षा बांध आपका जो झांसी में है किस नदी पर है, तो आपके सही बेतवा नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अगला दिया गया है बेलन नदी मिर्जापुर जनपद में मेजा बांध आपका स्थित है। क्या, बेलन नदी पर मिर्जापुर जनपद में एक मेजा बांध है जो कि आपका स्थित है। श्रृंगेरपुर कहां पर है, आप कहेंगे सर जी श्रृंगेरपुर क्या फैजाबाद में, आप कहेंगे नहीं, श्रृंगेरपुर आपके कहां पर है, इलाहाबाद में है। हस्तिनापुर मेरठ, ठीक है, देवा शरीफ बाराबंकी, विंध्याचल आप कहेंगे सर मिर्जापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए पूर्वी क्षेत्र की बात किया है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो आपका होता है वो पूर्वी क्षेत्र होता है जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 11 में अर्थात 10 की वृद्धि क्या रही है, तो 20.22 आपका हो जाएगा, 20.22 हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया जीएसटी से। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में आपकी लागू हुई थी। दोस्तों याद रखिए जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए आपका जीएसटी में केंद्रीय कर दिया गया है। केंद्रीय कर की अगर बात कर लेते हैं तो केंद्रीय शुल्क है, सेवा कर है, अतिरिक्त सीमा शुल्क है, विशेष अतिरिक्त सीमा, ये आपके केंद्रीय कर आपके होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखा जाए राज्य कर में जैसे आपका मनोरंजन कर आपका दिया है ना, मनोरंजन कर है, राज्य मूल्यवर्धक कर जो आपका दिया गया है। वहीं पर दोस्तों आपका जो चुंगी कर आपका होता है ये राज्य के तहत लॉटरी है, सट्टा है, जुआ है, विलासता है, ये सब आपके होते हैं राज्य में होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है भैया कि उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये नियाग्रा जलप्रपात है। दोस्तों याद रखिए सबसे ऊंचा आपका जलप्रपात आपका यही है। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नियाग्रा जलप्रपात एक कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित आपका है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए घास के मैदान की बात करते हैं तो विल्ड घास के मैदान कहाँ पर है, आपके सभी विल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, प्रेरी घास के मैदान उत्तर अमेरिका में है, पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में है, स्टेपी घास के मैदान आपके कहेंगे सर जी आपके यूरोप में है। अगला देखो दिया कोरोमंडल कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखिएगा कोरोमंडल जो कि आपके इस वाले एरिया में है अर्थात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच आपका कोरोमंडल है ना। यहाँ पर देखा जाए मंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच जो तट है उसको मालावर कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो तट होता है इसे मालावर कहते हैं। और भैया यहाँ पर जो दिया गया है दमन और गोवा है ना, दमन और
और गोवा वाला जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं, जो गुजरात तक भी आपका फैला हुआ है। यहाँ पर देखते हैं भैया बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है ना, इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और भैया जो जमुना है ये ब्रह्मपुत्र जब पहुंचती है कहाँ पर आपके पहुंचती है बांग्लादेश में, तब इसको जमुना कहते हैं। जब दोनों ही मिल जाते हैं तब इनको मेघना कहते हैं। गंगा और ये जमुना का मिलन होता है उसे मेघना कहते हैं। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो आपके अकबर ने किया था, 1582 में किया था। वहीं पर जेम्स ऑगस्ट हिक्की, दोस्तों याद रखिए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का पहला समाचार पत्र है, यहाँ पर याद रखिएगा जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जो कि सॉरी यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि जेम्स ऑगस्ट हिक्की ये आपका है, जो कि देखा जाए ये संपादक जेम्स ऑगस्ट हिक्की जो आपका दोस्तों हैं, ये कह सकते हैं समाचार आपका भारत में है। लेकिन यहीं पर दिया गया है बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी भाषा का था, है ना। ये भारत का समाचार प्रथम समाचार पत्र था, जो कि बंगाल गजट था, आपकी अंग्रेजी भाषा में आपका था। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपके संपादक रहे कौन? तो आपके जेम्स ऑगस्ट हिक्की। इसका मतलब ये कह रहा था कि पहला जो आपका रहा है कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं क्या नाम है समाचार पत्र, है ना, बंगाल गजट। ये आपके 1780 में बंगाल गजट के नाम पे था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की आपके थे, इसके संपादक थे। वहीं पर दोस्तों दीनबंधु जो कि नील दर्पण एक नाटक भी आपका बांग्ला भाषा में अनुदित किया गया है ना। इसकी आपकी रचना आपका दिया गया है। और अगला दिया गया है साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया है। 3 फरवरी 1928 को बंबई में ये आपका आया था, दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आपातकालीन यहाँ पर दिया गया है ब्रिटेन, ये गलत हो जाएगा। आपातकाल लिया गया जर्मनी से। कहां से? जर्मनी के वाइमन संविधान से लिया गया है, जो आपका आपातकाल है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भैया यहाँ पर दिया उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहते हैं, है ना। और उपकार को ना मानने वाले को देखो दिया है, उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ और ना मानने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ। मतलब निगेटिव दिया होगा तो निगेटिव दिया है, और पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है जुगुप्सा देखा जाए विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा होता है। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है कि भैया मैथिली शरणगुप्त की यहाँ पर कुछ रचनाएं, जैसे जयद्रथवध है, साकेत है, यशोधरा है, नहुस है, द्वार पर है, ये आपकी मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं आपकी हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय उपमान की संभावना या कल्पना होती है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर पहचान होता है मानो मानो मनोह जनु मनोह, जो यू शब्द आपके होते हैं, ये पहचान आपकी होती है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए पश्चिमी हिंदी में जैसे राजस्थानी है, गुजराती आपसे दिया गया है, ये नहीं आपका देखो पश्चिमी हिंदी में क्या होते हैं आपके, पश्चिमी हिंदी में जो होती हैं जैसे कन्नौजी है ना, कन्नौजी है, खड़ी बोली आपकी हो गई, है ना, ये शब्द जो आती हैं वो पश्चिमी हिंदी में आती हैं। अगला दिया गया संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य में होता है संभावना, मतलब संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, इस कारण इसे संभाव्य कहते हैं। चौपाई अभी बता दिया था कि चौपाई में 4 चरण होते हैं, है ना, 16 मात्राएं होती हैं, ये एक सममात्रिक छंद आपका होता है, ठीक है ना। अगला होनहार बीरवान के हो चीकने पात, है ना, मतलब होनहार बालक के जो गुण होते हैं वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर देखिए कर्मवाच्य क्या होता है? तो आपके सर जी कर्मवाच्य जो होता है क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो वहां पर क्रिया का संबंध सीधा क्रिया से हो, मतलब वहां पर कर्मवाच्य होता है। कुल मिलाकर कहेंगे कि कर्मवाच्य में क्या होता है, क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो जाता है, और जब कर्म हो जाएगा तो सीधा आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक प्रकार से कह रहा है कर्मवाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कर्म प्रधान हो या जहां क्रिया का संबंध सीधा क्रिया से हो। जो बचे हुए क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हैं वो हम आपको रात में सॉल्व कराएंगे, कुछ आपको जीएस और पढ़ाएंगे, एक प्रैक्टिकल से सॉल्व करा देंगे। बाकी इसके पहला जो आपका एक वीडियो है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, वो लिंक इसी के नीचे दे देंगे, उसको देख लेना तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करिए, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।